हेलो हाय, क्या हाल चाल है। ये तीसरा वीडियो है अपना मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है माइक। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको अपन फटाफट। दो वीडियो में मैंने पहले वीडियो में बहुत सारा बेसिक बताया था, सेकंड में बहुत सारे लॉस थे यार जो आ जाते हैं। 2025 में क्वेश्चन आ गया था कि डाल्टन कौन से नियम को नहीं बता पाता है। ऑब्वियसली बात है, गैलुसेग वाले नियम को, वॉल्यूम को नहीं बता पाएगा, तो पीवाईक्यू थोड़ा सा देख लेना। मैं अब ये वाले जो लेक्चर है इसमें अपना ज़्यादातर जो फोकस है वो पूरा लेक्चर पे क्वेश्चन पे रहने वाला, मतलब पूरा लेक्चर क्वेश्चन पे ही रहेगा। अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने टाइप से पूछ सकता है, वो सारी संभावनाएं देख डालेंगे अपन। लास्ट क्लास में मैंने यार तुम्हें ना मोल बनाना कैसे है ये बता दिया था। अब मोल बनाना अगर तुम्हें आ जाएगा तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अपन यहाँ तक पढ़ लिए थे कि मोल को कैसे बनाते हैं। ये वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देख लिए थे मोल कैसे बनाएं। तो कितने तरीके थे अपने पास मोल बनाने के? टोटल 4 तरीके थे। ये वाला जो है वो मोलरिटी वाला सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा और वहीं पर यूज होगा। पहला अपन ने देखे थे कि यार गिवन वेट दिया जाएगा तो गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोल्स बना लेंगे। अगर गिवन नंबर दिया जाएगा, कोई भी संख्या दे दी जाए तुम्हें, कोई सी भी दुनिया भर की उठा करके, उस नंबर को तुम्हें क्या करना था? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना था, तो मोल बन जाएगा। कोई भी वॉल्यूम दिया लेकिन एसटीपी पर दिया, तो एसटीपी पर जो भी गिवन वॉल्यूम है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे, मोल बनाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आगे जाकर के तुम्हारा फोकस इस बात पे होगा कि मोल कैसे बनाते हैं। अपन इसमें अब क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा यार और चीजें मैं बता देता हूँ। शुरुआत हमेशा मोल से करोगे। यहाँ पता नहीं क्या लग गया यार इसमें। शुरुआत हमेशा मोल से करोगे और मोल बनाने के बाद क्या क्वेश्चन होगा वो अपन देखेंगे। तो शुरुआत मोल से करोगे। अगर गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, मोल बनेगा। अगर गिवन नंबर है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, मोल बनेगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है लीटर में, 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे एसटीपी पर। अगर एसटीपी पर नहीं है तो बताया था कि पहले उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास में चेंज करके गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तब जाकर के मोल पर वापस लेकर के आओगे। तो अभी फिलहाल 3 तरीके याद रखोगे मोल बनाने के। अगर तुम्हारे पास मोल बन गया, इससे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? तो पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, नंबर बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर कुछ भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एटम बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट करना बताया था मैंने कि कैसे काउंट करेंगे अपन। तो ये कुछ भी पूछ सकता है वो। पहले तो मोल बनाओगे, मोल से किसी का भी नंबर पूछ लिया कि बताओ हाईएस्ट मॉलिक्यूल नंबर किसमें, हाईएस्ट एटम नंबर किसमें, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसमें। पहले टाइप का क्वेश्चन है ये फर्स्ट पैटर्न में अभी इसमें पढ़ा रहा हूँ। बाकी सब थ्योरी पढ़े अपन ने। पहला पैटर्न का क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास कि तुम नंबर बताओ कि नंबर कैसे बनाओगे। सबसे पहले मोल बनेगा, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन। अगर देखो डायरेक्ट नंबर दिया गया है तो तुम्हें नंबर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसके बाद एटम या मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें वेट या वॉल्यूम दिया है तो मोल तो बनाना ही पड़ेगा। मोल बनाने की पहली प्रायोरिटी रखोगे। नंबर जब बन जाए तो नंबर देखो, नंबर निकालने के लिए अपन एन से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो किसी का भी नंबर निकालना है तो उस नंबर को निकालने के लिए क्या करोगे? मोल में मल्टीप्लाई कर देना किसका? एवोगैड्रो नंबर का। तो तब जाकर के तुम्हारे पास कोई सा भी नंबर आ जाएगा, XYZ जो भी नंबर पूछा। फॉर एग्जाम्पल तुमसे मॉलिक्यूल का नंबर पूछा तो मॉलिक्यूल का नंबर, जैसे H2O के मॉलिक्यूल का नंबर पूछा, ये मॉलिक्यूल का ही नंबर निकला है यहाँ पर। तो मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए N इक्वल में क्या करोगे? Na इंटू में मोल कर देना, है ना। मोल में Na का मल्टीप्लाई या Na इंटू में मोल, ये मॉलिक्यूल का नंबर है। अगर इसी में तुमसे पूछा कि एटम्स का नंबर बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम है इसके अंदर, तो एटम्स का नंबर, जैसे इसमें 3 एटम है, तो तब क्या करना पड़ेगा? ये जो भी नंबर निकला होगा Na इंटू में मोल तुमने निकाले और उसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका? एटॉमिसिटी का। जैसे इसमें एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है, तो इसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करोगे। अब मैंने एटॉमिसिटी बताया था कि एटॉमिसिटी होती क्या है। एटॉमिसिटी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स का पता चलता है अपने को कि कितने टाइप्स के नंबर हैं। गर्मी हो रही यार बहुत। कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इससे तुम्हें एटम का नंबर पता चल जाएगा। पहले में तुमने मॉलिक्यूल का नंबर पता कर लिए, फिर दूसरे में तुमने क्या पता कर लिए? एटम्स का नंबर पता कर लिए। अब अगर मान लो और कुछ बोलता है कि यार इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर बताओ तो वो तुम्हें काउंट करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Na इंटू में मोल तो तुम निकाल ही लोगे, और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, अभी पिछले के पिछले एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, इसके अंदर बताओ कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स किसमें। ऑब्वियस सी बात है, हीलियम एक एटम ही है, मॉलिक्यूल तो है नहीं कि एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई किया जाए। पहला काम मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला काम तुम इसके क्या बनाओगे, मोल्स बनाओगे। इसमें ऑब्वियस सी बात है 4 मोल्स ही दिए हुए हैं, है ना, 4 मोल्स ही दिए हुए तो मोल नहीं बनाना। और क्या बोला था कि अगर नंबर पूछा है और डायरेक्ट ही नंबर दे दिया तो भी नहीं बनाना। अगर तुम्हें पिछली क्लास याद है जिसमें मैंने मोल और एएमयू में डिफरेंस बताया था कि जब एएमयू की बात करेगा तो वो एटम्स के नंबर की बात कर रहा है, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहा है, और जब मोल्स की बात करेगा तो वो एवोगैड्रो नंबर पे बात कर रहा है। यहाँ पर नंबर निकालने के लिए अपन Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो नंबर निकलेगा n इक्वल में वो निकल के आएगा कितना, 4Na, मतलब इसका नंबर 4Na हो गया। अब यहाँ पर देखो 4U बोला, और हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट कितनी होती है, 4 ही होती है, मतलब यहाँ पर जस्ट एक एटम की बात कर रहा है, एक एटम की बात कर रहा है। और एक एटम का नंबर कैसे निकालोगे, एटम नंबर को निकालने के लिए mu से डिवाइड करोगे। हीलियम का मास ही कितना होता है, 4 होता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, 4 उसका एटॉमिक मास है, तो यहाँ पर 4 mu से डिवाइड करोगे, एक ही एटम निकला। 4 ग्राम बोला तो ग्राम के लिए पहले मोल बनाओगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है तो 1 मोल बन गया। मोल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो Na का, ये नंबर बन गया। नंबर बनाने के लिए मोल पहले बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को भापना भी तो पड़ेगा कि वो दे किस बेस पे रहा है। मोल बेस पे दिया तो मैंने नंबर बना दिया, अगर mu में दिया था तो mu से डिवाइड करके एक ही एटम मिला अपने को हीलियम का। 4 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करा, फिर Na से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या बता दिया, यहाँ पर Na का मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लिया। ये हीलियम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब एक और चीज है, देखो एसटीपी पर उसने क्या दिया है, वॉल्यूम 22.4 देगा तो उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 22.7, पहले मोल ही बनेगा, तो मोल बनाने के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 कर दो, 4 देगा तो 4 कर देना, 2.27 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 22.7 काटा पीटी करोगे तो 1/10 मोल आ जाएगा। 10 मोल को मल्टीप्लाई करोगे Na से तो नंबर आ जाएगा। अब देख लो कि सबसे ज्यादा नंबर Na के बेस पे कहाँ मिल रहा है। पहले वाले में 4 Na है, दूसरे वाले में सिर्फ एक एटम है, तीसरे वाले में 1 Na है, और चौथे वाले में है अपने पास 1/10 मोल Na, मतलब 0.1 Na। तो ऑब्वियस ही बात है Na वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू कहाँ पर आ रही है, फर्स्ट में आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर ऑर्डर बनाने को आ जाए कल को तो ऑर्डर भी बना दो, पहले वाले का ऑर्डर सबसे ज्यादा कि उसमें नंबर ऑफ हीलियम जब सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड वाला आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 4 वाला आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंड। ये तुम्हारा ऑर्डर है। किस बेस पे बनाए अपन ने ये ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कहाँ पर होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, आज तप रहा है इंदौर बहुत ज्यादा, बारिश भी नहीं हो रही है। नीट के एग्जाम के टाइम पे बारिश हो जाएगी, देख लेना, समस्याएं आएंगी, तुम्हें पहले से अवगत करा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, 2020 का क्वेश्चन है। अब 20 में वापस से पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताओ। देखो सबके वेट जो है वो ग्राम में दिए हुए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है कि इससे अपने को मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, सॉरी गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल बनेगा। मोल से अपन जाएंगे नंबर की तरफ, तो क्या करेंगे अपन, मोल का मल्टीप्लाई Na में कर देंगे तो नंबर बन जाएगा, मतलब Na तो कॉमन होगा ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। 1 ग्राम दिया हुआ है, उसको 1 ग्राम को डिवाइड करेंगे 24 से, ये मोल बन गया, इनटू में Na कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट, इसका एटॉमिक वेट दिया हुआ है, जब भी ऑक्सीजन पूछा है, O2 पूछा है, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ, मतलब 2 लिखा हुआ है, O2 है ये, है ना, O2। तो O2 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 32, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/32 और मोल बन गया, फिर Na का मल्टीप्लाई कर दो, Na का तो करना ही है। लिथियम एक ही है तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 Na। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर 1 ग्राम Ag दिया है तो 1/108 है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सबसे छोटा, हर सबसे छोटा नीचे वाली वैल्यू
ये डिनोमिनेटर और ये पता नहीं रहता बहुत सारों को, तो अपन थर्ड वाली वैल्यू को यहाँ पर टिक करें। थर्ड वाली जो वैल्यू है उसका नीचे की वैल्यू कम है तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गए। आगे का क्वेश्चन देखें अपन। फिर पूछा है 2018 में, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। वाटर का मॉलिक्यूल बताना है। देखो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना उसने सारे पैटर्न पूछ डाले, मोल भी दे दिया, ग्राम भी दे दिया, लीटर भी दिया, और वो जो ml बताया था मैंने विदाउट एसटीपी वो भी दिया हुआ। पहले में देखो ml दिया हुआ है लेकिन एसटीपी बोला क्या उसने? नहीं बोला। तो एसटीपी अगर नहीं बोला है तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन मास बनाएंगे, गिवन वेट बनाएंगे। गिवन वेट बनाने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे किसका? डेंसिटी का। और वाटर की डेंसिटी 1 लेके चलते हैं और 18 ml दिया हुआ है, तो 18 ml इंटू में 1 उसकी डेंसिटी है तो 18 ग्राम ही निकलेगा। तो वाटर का 18 ml 18 ग्राम के बराबर ही होता है। अगली चीज क्या है कि वाटर का तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम पर मोल। एक मोल का वेट 18 ग्राम होता है। इसको अपने को 18 से डिवाइड करना है। अगर गिवन वेट दिया हुआ है, गिवन वेट मतलब ml में था, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 18/18 1 मोल हो गया। 1 मोल है इसका मतलब नंबर कितना निकल के आएगा? 1 Na ही निकल के आएगा। दूसरा देख लो, 0.18 ग्राम दिया है तो 0.18 ग्राम को 18 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -2 आएगा और मोल आएगा ये, और मोल को बदलना है Na में नंबर में तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 Na, ये आ गया। थर्ड में 10 मोल दिया हुआ है डायरेक्ट। 10 मोल नहीं यार, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, 10 की घात -3 था यार। ये जो पावर है ना शायद ये पीपीटी में थोड़ा सा छोटा हो गया वो। 10 की घात -3 मोल दिया हुआ है तो 10 की घात -3 मोल है तो अपन डायरेक्ट ही उसको 10 की घात -3 Na कर देते। अब ये दिया हुआ है अपने को क्या? लीटर में वॉल्यूम, लेकिन किस पे दिया हुआ है? 1 atm और 273 केल्विन जो कि एसटीपी होता है। ऑब्वियस सी बात है ये एसटीपी पर दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे किसको? पहले मोल बनाएंगे। मोल बनाने के लिए 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4, कहीं पे 22.7 था, कहीं पे 22.4 है, जैसा दिया जाए वैसा कर लेना। 1 2 3 4 यहाँ पर ये सब कट जाएगा और 10 की पावर -4 मोल आ जाएगा, और उसका Na का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना बन जाएगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर दिख रही है तुम्हें? फर्स्ट में ही दिख रही है, ये आंसर है फर्स्ट वाला। इसकी पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, क्लियर विजिबल नहीं है तो देख लेना, पीवाईक्यू चेक करना एक बार 2018 का। अगला देखते हैं अपन, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चश्मा लगा लेता हूं यार, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया है। देखो, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम 2015 की रीनीट में पूछा है। रीनीट होने ही वाली है अभी, री एग्जाम 2026 में, क्या पता यही पूछ डाले, रीनीट के अंदर है। देखो फिर से पूछा क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कहाँ पर होगा? पहले 18 मोल है तो अब तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। n इक्वल में 10 ये 18 मोल है ना, तो 18 Na ये आ गया पहले में तो आंसर। दूसरे में 18 मॉलिक्यूल्स बोले, ध्यान रखना इसने डायरेक्ट नंबर ही दे दिए। यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स बात करेगा तो बात अलग हो गई, मोलर बात करता है तो अलग बात हो जाती, मोल्स बोलता है तो अलग बात हो जाती, तीनों वर्ड एक दूसरे से डिफरेंट है। मॉलिक्यूल बोला है मतलब तुम्हें डायरेक्ट जो नंबर दिया ना वो सिर्फ 18 ही दिया हुआ है, सिर्फ 18, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 1.8 ग्राम है, पहले मोल बनाओ, 1.8 ग्राम को 18 से डिवाइड करो, 10 की पावर -1 मोल आ जाएगा। बाद में जाकर के नंबर बनाने के लिए 10 की पावर -1 और Na का मल्टीप्लाई कर दो। 18 ग्राम दिया है तो पहले मोल बना लो, 18 डिवाइडेड बाय 18 तो आ गया 1 मोल, और 1 मोल को अपन क्या करेंगे, n इक्वल में बस आई गया और क्या 1 Na दिख ही रहा होगा। सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रही है? पहले में दिख रही है कि 18 मोल में मैक्सिमम नंबर होगा। चलो और क्वेश्चन है क्या अपने पास? एक और क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि अगर एवोगैड्रो जो नंबर है, कब का क्वेश्चन है? 2015 रीनीट में 2 क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट से, जबकि चैप्टर केमिस्ट्री के फिजिकल और हुआ करते थे उस जमाने में। अभी तो कम कर दिए गए, फिजिकल के बहुत कम कर दिए, 4 8 9 चैप्टर कर दिए, अब तो खत्म ही कर दिए पूरा, पहले बहुत थे। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो अपने पास एवोगैड्रो नंबर था उसकी वैल्यू इतनी है, अगर क्या मैं इसको बदल करके इतनी कर दूं, 10 की पावर 20, नीचे लिखा गया थोड़ा, इसकी पावर जो है वो 23 से मैं 22 कर दूं। याद रखो एवोगैड्रो नंबर क्या था? एवोगैड्रो नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें कार्बन 12 आइसोटोप जो लेंगे उसके 12 ग्राम के अंदर जितने कार्बन एटम होंगे वही तो एवोगैड्रो नंबर है, ऐसा अपन ने एज्यूम करे थे। तो क्या मैं ये नंबर बदल दूंगा तो क्या चीज बदल जाएगी इसमें?
वो जो कार्बन एटम का नंबर था वो बदलेगा यहाँ पर। तो इसको अच्छे से पढ़ो। द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू इच अदर इन अ कंपाउंड, क्या किसी कंपाउंड के अंदर रेशियो बदल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल H2O के अंदर क्या 2:1 होता है ऑक्सीजन, और ये अपन ने पढ़े भी हैं, अलग अलग लॉस पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो उसमें मैंने बताया भी था। क्या ऐसा रेशियो आ जाता है 2:1? तो क्या ये एवोगैड्रो से रिलेशन में रखता है? नहीं रखता, नहीं बदलेगा ये। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, क्या 1 ग्राम के अंदर जो यूनिट मास है उसकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी क्या? हाँ कि ना? अपन इसको कैसे समझें? इसमें बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, क्या 1 ग्राम के अंदर मास की जो वैल्यू है वो चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ग्राम, अगर तुमने 1 ग्राम तोले हो तो वो 1 ग्राम ही रहने वाला है। 1 MU तोले हो तो वो 1 MU ही रहने वाला है। मतलब कि याद करो, 1 MU की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी, 1 MU बराबर 1.67 इंटू 10⁻20 kg है ना, ग्राम में कम कर देंगे अपन, तो ये 1 MU की वैल्यू होती है। तो क्या ये बदल जाएगी एवोगैड्रो से? इसका एवोगैड्रो से क्या लेना देना? नहीं बदलेगी। अगला, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन आया तो कार्बन की वैल्यू जो है ना 1 मोल के अंदर, वो मास बदल जाएगा, क्योंकि 1 मोल का नंबर पहले इतना था, अब कम कर दिया अपन ने, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल की डेफिनेशन ही चेंज होगी। 1 मोल अपन यहाँ पर इसको बोल रहे थे जो शिफ्ट हो गया है 1000 टाइम चेंज आ रहा है, मतलब यहाँ पर चेंज आएगा। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन, नहीं बदलेगी। कोई भी इक्वेशन को तुम बैलेंस कर लोगे, इसका मोल ये जो एवोगैड्रो नंबर है इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और क्वेश्चन है 2015 AIPMT मेन एग्जाम में पूछा हुआ था, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके अंदर होंगे? तो यही करना है अपने को, मोल्स बनाने पहले। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो SO2 का मॉलिक्यूलर वेट 64 आएगा, 64 ग्राम। कैसे निकाले? सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन है तो 16, पूरा निकालोगे तो 64। 64 डिवाइडेड बाय 64 आ गया 1 मोल। जिसका मोल ज़्यादा निकलेगा उसका नंबर भी ज़्यादा निकलेगा, ध्यान रखना मॉलिक्यूल निकालने में। यहाँ पर 48 है और इसका 48 ही होता है, तो ये भी 1 मोल ही निकला है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। ये 44 ग्राम है, इसका भी 44 ही होता है, तो 44 बाय 44 1 ग्राम आएगा, सॉरी 1 ग्राम बोल रहा हूँ, 1 मोल आएगा। ध्यान पता नहीं कहाँ चल जाता है यार मेरा, एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी आ रहा होता है। 8 ग्राम हाइड्रोजन बोला तो 8 ग्राम को डिवाइड करना है 2 ग्राम से, काट पीट के आएगा 4 मोल। ऑब्वियस सी बात है 4 मोल सबसे ज़्यादा रखता है मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास, ईयर है ही नहीं अपने पास, पता नहीं कौन से ईयर का है। ठीक है, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम बोला है तो 1/12 से डिवाइड करोगे, मोल बन गया। मोल को कन्वर्ट करोगे, किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास पूछा है, तो ये तो हट ही गया ना, मास ही पूछा है तो अपन ये मोल क्यों बनाए? कई बार मोल ना भी बनाओगे चलेगा। यहाँ पर 1 ग्राम बोला है तो 1 ग्राम ही होगा। हाँ, यहाँ पर मोल बोला है तो मोल को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो वेट बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? मोल में मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाफ मोल बोला है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 और 4 16 होगा, काटा पीटी करोगे तो 8 ग्राम वेट निकल के आएगा। 10 ml ऑफ वाटर, लेकिन STP नहीं बोला, 10 ml का मतलब वही 10 ग्राम हो जाएगा। 3.01 इंटू 10 के बाद 23 है, ये नीचे पता नहीं कैसे हो गया, 23 एटम्स। इसको डिवाइड करोगे किससे? Na से, और Na होता है 6 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, काटा पीटी इधर तो कट गया, ये कटा तो 1/2 मोल आ गया। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, एटम की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन एटम जो है वो 10 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ग्राम ही आएगा। एटम है ना, अगर मॉलिक्यूल बोलता तो 32 करते, तो आंसर आ जाएगा अपना 10 ml ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा वेट रखता है, यहाँ पर मास रखता है, हाईएस्ट मास। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ भी क्वेश्चन करना है तो तुम्हें यार मोल और मॉलिक्यूलर वेट इनका यूज़ करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है 2016 टफेस्ट एग्जाम, 2016 का सेकंड पेपर। नया नया इंदौर आया था मैं, इसमें उस टाइम की बात है, ये हो चुकी थी एग्जाम तो मैंने ये वाली तो दी नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होगा? सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, x y2 बना रहा है ना, 2 x और y है जो क्या बना रहे हैं? x y2 कंपाउंड बना रहा है,
और एक और क्या बोल रहा है, x3y2 x3y2 बना रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 0.1 मोल ऑफ xy2 जो वेट है उसका 10 ग्राम है। अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, इनका x + 2y को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये बोल रहा है कि ये 0.1 ग्राम मोल है। 0.1 मोल इंटू में मतलब कितना वेट रखते हैं, ये 10 ग्राम का वेट रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या करोगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल दिया हुआ है 0.1 और गिवन वेट अपने को दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो यहाँ से, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलेगा, 10/0.1 और इसकी पॉइंट हटा दो तो 100 लग जाए। तो इसका जो सब जोड़ने के बाद 0.1 मोल है, अब उसको मैं 0.1 मोल नहीं लिखूंगा, उसका मैंने वेट निकाल लिया और उसको लिख लिया 100 ग्राम। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको भी ऐसे लिख लो, इसको 3x लिख लो क्योंकि 3 है, यहाँ पर 2y लिख लो क्योंकि 2y में ही है। अब यहाँ पर देखो कितना मोल दिया है, 0.05 मोल x3y2 है जो कि 9 ग्राम होता है। सेम कॉन्सेप्ट ये वाला लगा दो, मोल की जगह 0.05 रख दो। गिवन वेट अपने को दिया हुआ है तो गिवन वेट 9 रख दो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, 9 डिवाइडेड बाय 0.05, पॉइंट हटाए 9 लग गया, काटा पीटी कर दिए, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 180 ग्राम आ गया। ये आ गया इस टाइप से, है ना। 2016 का क्वेश्चन है, मोल और उसने इक्वेशन और सब बैलेंस फैक्टर सब डाल दिए। तो 2016 की एग्जाम टफ थी, मैं नया नया आया था तब तो बहुत डराए थे सबने कि अरे बहुत टफ एग्जाम होती है और ये होता है ना वो होता है। शुरू में लगता भी था क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, 1-2 साल तो पल्ले ही नहीं पड़ा था। पहले साल तो ऑलमोस्ट नहीं समझ आया था कुछ भी कि क्या करना है, डरे डरे ही घूमते रहते थे, किसी से बात करने में कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी। सब पीठ पीछे मजाक उड़ाते रहते थे कि अरे आगे बैठा रहता, बात नहीं करता किसी से। हमारा एक दोस्त है होशियार, वही उड़ाता रहता था। तो 9 ग्राम से अपन ने निकाल लिया, 180 ग्राम था, इसको लिख दिया अपन ने 180 ग्राम। 180 ग्राम है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब अपन क्या करें, माइनस कर दें, मतलब इसको पहली इक्वेशन कर लो, इसको दूसरी इक्वेशन कर लो, ऊपर वाली को नीचे लिख लो, माइनस कर दो, x + 2y 100 है। ये वाली इक्वेशन मैंने ऊपर से नीचे लेके आया हूँ, इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे 2y कैंसिल हो जाएगा, 180 में से माइनस करोगे तो 80 हो जाएगा, इसको भी काटोगे तो ये 2x बचेगा। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 40 ग्राम आ जाएगी। किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो y भी आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड में। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 40 + 2y इक्वल में 100 है। 40 उधर जाके माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 60, तो y इक्वल में आ जाएगा 30। ये आ गया 30 और ये आ गया 40। 40-30 वाला ऑप्शन देख लो, 30-40 गलत हो जाएगा, 40-30 होना चाहिए, ये वाला आंसर है ना। पहले x बोला फिर y बोला, इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी उसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म है ना। मोल बनाओ, नंबर बनाओ, उसके बाद नंबर से मोल बनाओ, लीटर से मोल बनाओ, कुछ भी उठपटांग इधर उधर करो, आंसर निकाल के बताओ जो भी पूछा है। एक्चुअल में वो टूल है मोल बनाना तुम्हारे पास, उसको टूल को चलाते तुम्हें आना चाहिए, उसको जैसा क्वेश्चन पूछा अटेम्प्ट करते आना चाहिए, घुमा फिरा के आंसर लेके आना है तुम्हें, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। अगला है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर दे देगा कि यार हाइड्रोजन का परसेंट बताओ, या परसेंट देकर के नंबर पूछेगा। फॉर्मूला क्या होता है परसेंट ऑफ मास एलिमेंट का, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिसिटी इनटू में एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में 100 करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने H2SO4 ले लिया और मेरे से बोला गया कि बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है एलिमेंट के परसेंटेज को। तो पहले तो एटॉमिसिटी, अब ये एटॉमिसिटी अगर याद हो तो मैंने बताया है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, एटॉमिसिटी कहलाती है। यहाँ पर कितने एटम है ऑक्सीजन के 4, तो यहाँ पर रख दो 4 एटॉमिसिटी। फिर उसके बाद एटॉमिक मास, नॉट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास लिखा गया है तो ये एटॉमिक मास ही ध्यान रखना है तुम्हें। एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो ये हो जाएगा 98 और इनटू में 100 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सब मल्टीप्लाई करोगे तो 64 डिवाइडेड बाय 98
इंटू में क्या हो जाएगा 100, आंसर लगभग लगभग आएगा इसका 65%, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 64 से 98 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से तुम आंसर निकाल सकते हो, बहुत इजी है। परसेंटेज पूछा गया होगा कि नहीं, पूछा है, 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक शायद हीमोग्लोबिन के ऊपर आया था और एक कोई सल्फर से रिलेटेड आया था, आयरन सल्फर से रिलेटेड, दोनों पूछे गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू नहीं है अपने पास, ऐसे ही रैंडम से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, CO2 के अंदर बोला है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 ग्राम, निकाल लो ऑक्सीजन का परसेंटेज, बहुत इजी है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे तो 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, 2 एटॉमिसिटी रख दो, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इनटू में 100 करना है, सिंपल है। 32 44 ये हो गया अपने पास। तो ये लगभग 30 से थोड़ा कम आएगा, 30 नहीं 4 7 28 हो रहा है ना, तो 70 के आसपास ऑप्शन तो मेरे को यही दिख रहा है, 4 7 28, यस यही आएगा 72.72%, इतना परसेंट निकलेगा, निकाल के देख लेना, इजी क्वेश्चन है। कंपाउंड कंटेंट 0.5% ऑफ सल्फर, मतलब पहले तुम्हें परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट अपन लेफ्ट साइड लिख रहे थे, डायरेक्ट परसेंट लिख लो। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल इज 2, एटोमिसिटी दी हुई है 2। फिर उसके बाद देन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड बताओ, सल्फर का एक का वेट होता है 32, डिवाइड करना था मॉलिक्यूलर वेट से जो कि है नहीं अपने पास अवेलेबल, 100 से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट है 2 इंटू में 32 इंटू में 100, नीचे आ जाएगा 0.5, क्या करोगे 0 और 0 लग गया, काट दो इसको कितनी बार, ये तो 64 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटेगा 200, 64 का डबल 128, ये दिख रहा है आंसर। इजी क्वेश्चन है, तो मास परसेंटेज इजी पड़ता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला शायद 2024 में भी आया था। पानी वानी पी लें यार थोड़ा, 3:30 बजे दिन में लेक्चर शूट कर रहा हूँ, छत तप रही है बहुत भयंकर वाली, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वानी पीते रहा करो तुम भी। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, किसी भी बड़े बड़े कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं अपन इसको, हिंदी में मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। इसको बनाते ही ऐसे हैं, यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्चुअल में सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशो होता है जो रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, जो ग्लूकोज अपनी बॉडी में अपन डाइजेस्ट करते हैं उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस चला करके, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर इसमें कोई कॉमन नंबर मेरे को दिख रहा है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है, जो कि 6 दिख रहा है, तो मैं 6 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा, 6 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा, 6 से इसको भी डिवाइड कर दूंगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1। तो मैंने कार्बन को 1, हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 0 मतलब 1 लिख लिया। तो ये जो बना ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये एक्चुअल में क्या डिटरमाइन करने में यूज होता है, तो ये बताता है मास परसेंटेज। अगर मैं इसको देखूंगा कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ये मान लो कि मेरे पास 100% है, इसका मास परसेंटेज निकल जाएगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये वाला जो अपन देख रहे थे कॉन्सेप्ट, ये अपने पास है मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। ये एलिमेंट का एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया जाता है, तो वो उसके मास परसेंटेज को बताता है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, मास परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा आगे देखें अपन कि इसको बनाएंगे कैसे। ये एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इससे अपन कॉमन नंबर निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें से कॉमन नंबर क्या निकाला था 6, तो ये 6 जो होता है वो n नंबर कहलाता है। ये एक्चुअल में कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर जिसको अपन ने कॉमन निकाल के बाहर बताए थे। और ये इसका मल्टीप्लाई अगर मैं एक बार करूंगा तो पहला इसका क्या बनेगा, तो इसका फर्स्ट मेंबर बनेगा, सेकंड मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड मेंबर बनेगा, थर्ड, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास एल्केन, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है। कुछ भी एग्जांपल उठा लेते हैं अपन, इसमें से CH4 है
तो CH4 ऑलरेडी क्या है एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला ही है, इससे छोटा बन नहीं सकता। और बड़ा देख लें अपन C2H6 है, इसका मैं कॉमन निकाल लूंगा तो ये क्या बनेगा अपने पास CH3। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है एक्चुअल में n नंबर का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए अपन n कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट निकालने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसमें n नंबर का। इस टाइप से ध्यान रख लेना इन दोनों में डिफरेंस क्या है n, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ना एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलाता है, निकाल के देखने को मतलब बताने को बोलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दे देता है और अपन निकाल के बैठते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और पहला ऑप्शन वही रहता है, अपन उस n नंबर का मल्टीप्लाई करना भूल जाते। अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन मिलेगा उस टाइप से करेंगे। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ये वही बता रहा था मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले में n का मल्टीप्लाई करते हैं और वो n का मल्टीप्लाई क्या है वो क्लियर है। अब यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में जो है ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया मास दिया जाता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन बनाते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला उन दोनों को डिवाइड करके अपने को वो कॉमन नंबर निकालना पड़ता है और उसका मल्टीप्लाई फिर करना पड़ता है। इसको आगे समझेंगे अपन। क्वेश्चन देखते हैं कि पहले कैसे बनाया जाए। 2008 का क्वेश्चन है AIPMT में। तो सबसे पहले तो तुम्हें यार एम्पिरिकल फॉर्मूले बनाना कैसे वो कॉन्सेप्ट समझ लो, ये टेबल को याद कर लेना, इसके बेसिस पे ही तुम्हें आंसर निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले एटम लिख लो कि कौन कौन से एटम तुम्हें दिए हुए हैं। जैसे जनरली 2-3 एटम ही देते हैं, 4 एटम दे देता है, मैक्स टू मैक्स 3 ही देता है यार, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तुम्हें 2 एटम का अगर मान लो मास परसेंटेज दिया, तीसरे का नहीं दिया है तो 100 में से उसको माइनस करके लिखोगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एटम है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इट्स एलिमेंट एनालिसिस गिव्स, कार्बन है तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, कार्बन बोला, हाइड्रोजन बोला, ऑक्सीजन बोला, 3 ही है, मैंने 4 बॉक्स ले लिए थे। अच्छा 3 ही बॉक्स हैं, मैंने गलत लिख दिया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, उनका परसेंटेज लिख लो। परसेंटेज 38.71%, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन का है 9.67%, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला कि अगर 2 का दिया तीसरे का नहीं दिया 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो पहले तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो 38.71 और फिर है 9.67, ऐड करोगे 8 आ गया, 3 आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे 7 से 13 होता है। 8 और 9 और एक इधर का भी आ जाएगा तो 18 का 1 हो गया और ये आ जाएगा 4, 48.38 है। तो ऑक्सीजन का कितना निकल के आएगा 48, 52, 51.62, 51.62 बचा है इसमें से, तो ये 51.62 अपन ने लिख लिया। तो पहला काम क्या करना है, सब एटम्स को लिस्टेड कर लो, उसके बाद उनके परसेंटेज को लिस्टेड कर लो, अगर किसी का मिसिंग है तो उसको भी ऐड कर लो। फिर एटॉमिक मास लिख लो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ध्यान ये रहे कि यहाँ पर तुम्हें एटॉमिक मास बोला जा रहा है, ना कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डबल करना पड़ता है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे, तुम्हें जो भी परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। जैसे मैं 38 को, और लगभग में निकालना, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, 12 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 9.67 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 51.62 को डिवाइड कर देता हूँ 16 से। अप्रोक्स आंसर निकालना है, 12 से इसको काटूंगा 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 36, 12 3 36 होता है, तो अपन 36 को 2.7, तो ये आ जाएगा लगभग में 3.2। अप्रोक्स नहीं निकाल रहे, इसको तो अप्रोक्स ही निकलेगा, ये तो हर बार 1 से डिवाइड करेंगे। ये भी काट देते हैं अपन, तो ये 16 से 3 बार काटोगे तो 16 3 48 होता है। फिर उसके बाद 48, 3 बच रहा है, 3 है तो 2 बार जाएगा। ये आ गया अपने पास रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये तुम्हें सेकेंड नंबर पे करना है, ये सब तुम्हें क्वेश्चन से मिल जाएगा, लिस्टेड कर लो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी। अब आती है बात सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो क्या बोलता है, इन सब में से सबसे छोटा नंबर ढूंढो। सबसे छोटा नंबर क्या है 3.2, तो ऑल नंबर्स डिवाइडेड, ऑल नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर,
बाय स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन दिख रहा है तुम्हें यहाँ 3.2, तो ऐसा लिखोगे 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यहाँ पर 9.67 डिवाइडेड बाय 3.2, यहाँ पर भी 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यहाँ पर बनेगा 1, यहाँ पर बनेगा 3, यहाँ पर बनेगा 1। ये अपने पास आ गए सिंपलेस्ट रेशो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एटम्स रेशो बनाना है, तो मतलब बन ही गया, ये तो एक्स्ट्रा आ गया अपने पास, परसेंटेज को डिवाइड करके यहीं पर आ जाएगा, तो ये 1 आएगा, आंसर मैंने वहीं लिख दिया, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। ये अपने पास आ गया सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशो। मतलब अगर कभी एग्जैक्ट ना भी कटे तो अपन लगभग लगभग में कैसे है कि ये वाला एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो उसको अपन सिंपल होल नंबर बना लेते। तो तुम्हारा जो आंसर आया वो क्या आया है कि कार्बन एटम जो है वो कितना आया 1, हाइड्रोजन जो आया वो आया 3 और ऑक्सीजन जो आया है वो 1। तो मैं इसको बोलूंगा CH3O। अब देख लो CH3O कहाँ दिख रहा है, ये आंसर है तुम्हारा। इस टाइप से पूछा हुआ क्वेश्चन है IPMT 2008। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, सबसे पहले एलिमेंट लिस्टेड करना है, परसेंटेज दिया है वो लिस्टेड करना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को लिस्टेड कर लो, ये सब याद होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा याद होना चाहिए, वो भी क्वेश्चन बोल देगा। रिलेटिव नंबर बनाना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है किससे, एटॉमिक वेट से, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका सभी नंबर को डिवाइड कर देना किससे, स्मॉलेस्ट नंबर से। जो भी नंबर आया उसको होल नंबर बना करके लिख देना और वो एटम्स का नंबर होगा, बस बन गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला इजी है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है एम्स 2016 का। क्या बात, थोड़ा सा टफ। हाँ, जो मैं सिखाना चाह रहा था ये वो है, क्योंकि तुम्हें यहाँ मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और तुमसे मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग पूछा है कि आंसर करना है। मतलब पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओगे, उसका वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करोगे, तब जाके जो n नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तब आंसर आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो था इसका यूज करना बता रहा हूँ कि ये जो n था इसको यूज कैसे करना है, ये वाली चीज बता रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बना के उसका वेट निकालोगे और डिवाइड करके निकालोगे। जैसे यहाँ पर अपने पास CH2O निकल के आया था, इसका एम्पिरिकल वेट कितना निकल के आया था 30 अपन ने नीचे लिखे थे, और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो 180 को डिवाइड कर दे 6 से, तो 6 आ गया। ये नॉर्मल उसका फॉर्मूला बना दी है अपन ने, उसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर ये बना था ना इसके अकॉर्डिंग, और n के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए थे, और n का मल्टीप्लाई वहां कर दो जहां पर वो लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ना इसी बेस पे आया हुआ है। देखो अच्छे से पढ़ते हैं इसको अपन। क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एनालिसिस किया गया, फाउंड किया गया उसके अंदर कि 71.7 जो है वो क्लोरीन है, 4.04 ऑफ हाइड्रोजन और रेस्ट इज कार्बन। तो सबसे पहले तो एटम लिस्टेड करना था, है ना। एटम कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट था उधर लिखा हुआ, तो सबसे पहले एलिमेंट को लिस्टेड कर दो, है ना। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद उनका परसेंटेज लिखना था। कार्बन का गिवन नहीं है, हाइड्रोजन का गिवन है 4.04% है, फिर उसके बाद 71.7 है। बचा हुआ कितना होगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 75.74, इसको 24.16, ये परसेंटेज आ गया इसका। ठीक है, ये मैंने कर लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। फिर इनका एटॉमिक वेट भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है, तो एटॉमिक वेट कार्बन का पता होना चाहिए 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। सबसे पहले अपने को क्या करना था, यहाँ पर ये टेबल पूरी याद करोगे, रिलेटिव नंबर निकालना है किसका, एटम का। तो यहाँ पर 3rd नंबर पे अपन रिलेटिव नंबर निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। कैसे निकालेंगे, तो अपने को जो भी परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है किसके, उसके एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 12 है, परसेंटेज कितना है 24.16 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर तो वही का वही आता है, 404 पॉइंट है बीच में 1। यहाँ पर कितना आएगा 71.7 डिवाइडेड बाय 35.5। अब देखो कैंसिल करके ये 2 बार चले जाएगा, 2 पॉइंट थोड़ा सा आएगा कुछ 1, इसको काटोगे, कटेगा ही नहीं है तो क्या है 4.04 आएगा, इसको काटोगे तो डबल बार चले जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 2.02 लिख लेते हैं, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं। ये आ गया अपने पास क्या, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के बाद अपने को क्या करना था, सिंपलेस्ट रेशो बनाना है और उसको होल नंबर बना के लिख देना है। तो सिंपलेस्ट रेशो कैसे बनाना था, सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
इसमें जो भी अपने पास नंबर आए हैं उन सबको सबसे स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दो। 2.02 दिख रहा है तो इसको 2.1 2.02, यहाँ पर 4.04 डिवाइडेड बाय 2.02, ये वाला 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल हुआ 1 बार, ये कैंसिल हुआ 2 बार, ये कैंसिल होगा लगभग 1 बार। अप्रॉक्स अपन ने निकाल लिए। अब ये इनके क्या आ गए, नंबर आ गए 1 2 1, मतलब मेरे पास कार्बन आया कितना 1, हाइड्रोजन आया कितना 2 और क्लोरीन आया कितना 1। तो ये मेरा जो है वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन तुम्हें तो क्या बोला कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 99 है, मतलब मेरे को वो n नंबर निकाल के इन सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका पहले क्या निकाल लो, एम्पिरिकल वेट निकाल लो। n नंबर निकालने के लिए एम्पिरिकल वेट कितना आएगा, 12 + 2 + 35.5, कितना निकल के आएगा, 12 और 2 हो गए अपने पास 14, 14 जोड़ दोगे 9 और 3 और 1 4.5, ये आएगा 49.5 दिख रहा है मेरे को, 5 4 9 और 5 आ गए। ये मेरे पास एम्पिरिकल वेट निकला और मेरे पास वहां पर दिया हुआ है 99। तो मैं n नंबर निकाल लूँ। n नंबर कैसे निकालेंगे, जो भी मॉलिक्यूलर वेट दिया है उसको एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर दो, तो कितना निकल के आएगा, 99 डिवाइडेड बाय 49.45 है, काट दोगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब n की वैल्यू कितनी आई 2। इन सब में n का मल्टीप्लाई करूंगा, n का मल्टीप्लाई करूंगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4 और Cl2 बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहीं दिख रहा है क्या, C2H4 ये दिख रहा है सेकेंड नंबर, ये आ गया आंसर अपना। इजी क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ऑलमोस्ट। ये टेबल याद रख लेना, टेबल के बाद ये n कैसे यूज करना है इसको ध्यान रख लेना, बस 2 चीजें हैं, हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला खत्म। आगे बढ़ते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, है ना। एटम का कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम की बात की जाती है, मॉलिक्यूल की बात नहीं की जाती। इनको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इज सेम इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, CO बना, क्या ये बैलेंस है, नहीं है। उधर 1 कार्बन इधर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ये बैलेंस है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एटम। जिंक की रिएक्शन HCl से हुई, ZnCl2 बना, HCl हाइड्रोजन बन गया, ZnCl2 के बाद H2 बन गया। तो यहाँ पर जिंक कितना 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर HCl में हाइड्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तुम्हें एक एटम देख करके बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस अगर करते नहीं आएगा, आगे केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि रिएक्शन ही रिएक्शन भरी पड़ी। अब यहाँ पर जिंक की रिएक्शन अपन को 2 HCl से करवाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस हो जाएगी, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस फैक्टर लगाने पड़ते हैं कुछ कुछ, ये आगे लगा हुआ है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, आगे सीखेंगे, आगे आएगा। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये NaOH की H2SO4 से रिएक्शन हुई, जो अभी मैं बता रहा हूँ वही है। सल्फेट 1 है, यहाँ पर सल्फेट 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 था, यहाँ पर सोडियम कितने 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, 2H उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2H2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, एक एक एटम काउंट करके तुम्हें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जब स्टार्टिंग में बैलेंस करने जाओगे, कोई एटम कहीं हो रहा है, समझ नहीं पड़ी यार, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो तुम ना मेन एटम बैलेंस कर लोगे तो कई बार रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। एक बार फ्लो बन गया, रिएक्शन बैलेंस करना आ गया, सब कर डालोगे तुम। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अपन कोई भी रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो आगे देखो ये कुछ फैक्टर्स लगाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा, NH3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, इनको अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रस समीकरणमिति गुणांक हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या है इसका, जब भी कोई रिएक्शन बैलेंस करना होता है तो हम ये पीछे के एटम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये इसकी एक नेचुरल स्टेट होती है, वो ऐसे ही पाया जाता है। अगर मान लो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो मैं क्या H2 को H3 लिख दूंगा, नहीं लिख सकता। मैं उसको बैलेंस करने के लिए आगे ही मल्टीप्लाई करूंगा, पीछे नहीं कर सकता। बच्चे स्टार्टिंग में बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं H2 को H3 बना देते हैं, CH4 को CH5 बना देते हैं बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते, तो हमेशा आगे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई करोगे इन फैक्टर्स को अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंसिंग फैक्टर अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो आगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताई है। तुम भी कोई सी भी रिएक्शन उठा के देख लेना, रिएक्शन याद कर डालना, रट देना, उनको बैलेंस करना सीख जाना सारी चीजें। जैसे कि
कंबनसेशन की रिएक्शन उठा लेना, एसिड और बेस की रिएक्शन उठा लेना, बहुत सारी रिएक्शन है, अमोनिया के हेवर मेथड उठा लेना, आयरन का ऑक्साइड MgCO3 का ब्रेकडाउन, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन, सब रिएक्शन लिख लिख के रट लेना, ताकि जब क्वेश्चन आए तो तुम फटाफट कर दो। 2026 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, अब बताएंगे आगे आएगा। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव, ये इसकी डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन, मोल्स हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो वही बोल रहा है जो मोल्स के फॉर्म में लिखो। कैसे लिख सकते हैं आगे समझाता हूँ। ये है अपने पास, देखो ये एक्चुअल में आगे वाले जो फैक्टर है ना, इसी के बेसिस पे ये रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर ये एक कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, 3 से कर रहा है, 10 30 से करेगा, है ना। 2 ने करा तो 3 2 तिया 6 करेगा, उसी मल्टीप्लाई में होगा। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे हैं ना, उसी मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। 1 से 3 रिएक्शन कर रहा है ना, 1 से 3 कर रहा है, तो 10 किससे रिएक्शन करेंगे, 30 से। अगर 2 ही रिएक्शन हुई तो 6 मोल से ही रिएक्शन करेगा। अगर यहाँ पर 8 हुआ तो देखो 3 बार इसमें मल्टीप्लाई हमेशा 3 का किया जा रहा है। क्लियर दिख रहा होगा 3 का। 3 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आगे जो स्टोइकियोमेट्री है वो एक्चुअल में 3 लिखा हुआ है ना, तो 1 से 3 हो रहा है। या मैं 3 से 1 भी बोल सकता हूँ, उल्टा भी बोल सकता हूँ, सीधा भी बोल सकता हूँ। जनरली कम वाली वैल्यू को ज्यादा की तरफ अपन बताते हैं कि ये 1 मोल से 3 मोल रिएक्शन कर रहा है। तुम कैसे भी लिख लो, जैसे ये 8 मोल यहाँ पर कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, 24 मोल से। अगर पूरा 2 मोल और 8 मोल रिएक्शन कर गया, 10 कर गया, तो यहाँ 0 बचा, ये भी 0 बचा। ये कितना फॉर्म हो रहा है, तो 1 से कितना फॉर्म हो रहा था, 2, है ना। ये वाले को अगर देखोगे तो 1 से 2 मोल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो देखो यहाँ पर ये 2 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो क्या बन रहा था, 4, क्योंकि 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4 बना, 8 में मल्टीप्लाई करो 2 का 16 बना। यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। 10 से पूरा बना दोगे तो 10 का 10 कितना हो गया, 20। तो ये अपन ने कुछ कंडीशन ले रखे हैं, इनिशियल मोल है, इंटरमीडिएट्स मोल है, फिर फाइनल मोल है। ये इक्विलिब्रियम में यूज होता है, अभी इतना यूज नहीं होगा। अभी तो अपन मान के चलेंगे कि 100% रिएक्शन पूरी होने ही वाली, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट कुछ निकालेंगे अपन, रिमेनिंग वगैरह। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने बताया, यहाँ पर 2H2 है, O2 है, 2 H2O बन गया। या फिर तुम कुछ भी लगा सकते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/10, 1/5, 1, 10, 100, एवोगैड्रो नंबर कुछ भी लगा दो, आगे ही लगाना है। इसका ध्यान रहे कि यहीं पर मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या तो तुम 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दो तो बैलेंस हो जाएगी, आगे यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, या फिर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बनाना हो तो 1/2 भी कर देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधा ही ऑक्सीजन यूज हो रहा है, अपन बस आगे मल्टीप्लाई करें। ऑक्सीजन O2 जो है वो पूरा यूज होता है, अपन जस्ट क्वेश्चन करने के लिए उसको ऐसा बैलेंस कर रहे हैं। अपन बैलेंस कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे ही मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी O2 को O3 मत बना देना, H2O को H2O2, H2O3 ऐसे मन से कुछ भी मत करना। मॉलिक्यूल चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आगे देखें अपन, तो क्या है यहाँ पर, ये जो अभी मैंने समझाया ये वही है कि नाइट्रोजन अगर 1 मोल लग रहा है तो वो H2 को 3 मोल कंज्यूम कर रहा है। सिंपल है। अगर नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम हो रहा था तो NH3 2 मोल बन रहा था। वही रिलेशन जो अभी मैंने बताया। हाइड्रोजन अगर 3 मोल है, कैसे भी तुम उटपटांग तरीके से बोलना है बोल दो, लेकिन नंबर वही रहेंगे जो उनके आगे लिखे हुए हैं। 3 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 1 मोल, 3 मोल, 1 मोल, 2 मोल, कैसा भी बोलना है बोल दो। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए ऐसा समझो, चाय बनाने का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा है। अब चाय बनाने के लिए अपने पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तुम्हें चाय बनाना है, चाय तो पीते ही है, नीट के बच्चे तो ऐसे बिल्कुल हाँफते हुए जाते हैं, चाय पीने जा रहे हैं सर, हम चाय पियाएं क्या, हम बस यही पूछते हैं। दुकान जा रहे हैं, फिर बाद में ऐसा बोलना सीख गए थे, सर दुकान होके आ जाएं क्या, जाते चाय पीने ही थे। चाय पीने बनाने के लिए पहले बनाना पड़ेगा तब पियोगे। तुम्हें चाहिए दूध, ऑब्वियस सी बात है, काली चाय तो पियोगे नहीं। अगर मीठा पीते होंगे तो शक्कर चाहिए, और चाय पत्ती तो चाहिए। पानी वाली चाय नहीं बनाएंगे अपन। मान लो कि सब 1 kg है, तुम्हारा 1 किलो दूध है, दूध को भी अपन किलो में तोल देते हैं, और 1 किलो चाय पत्ती है। फोन आ रहा है यार किसी का। हेलो, हाँ वीरेंद्र, हाँ बोलो। अरे यार उसको सुबह ही बोला था कि रहन देना, कल भी हो रहा था ना। ठीक है, छुट्टी दे दो, फिर उसको जाने दो।
टेस्ट पेपर चल रहा है बच्चों का, दूध, शक्कर और चाय पत्ती की बात कर रहे थे। अगर सब 1-1 किलोग्राम है तो फिर कैसे चाय बनेगी और कितनी चाय बनेगी? तो ये किस पे डिपेंड करता है, क्या मैं पूरी 1 किलो शक्कर डाल दूंगा 1 किलो दूध में? नहीं डाल पाऊँ, चाशनी बन जाएगी। तो यहाँ पर डिफाइन कौन कर रहा है कि कितनी चाय बनेगी? दूध। अगर 1 किलो दूध है तो 1 किलो ही चाय बनेगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चाय है ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर। चाय नहीं, सॉरी, दूध, फोन ने सब डिस्टर्ब कर दिया यार। दूध जो है वो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में लिमिटिंग फैक्टर है। वो जितना होगा उसी पे पूरी चाय बनने की प्रोसेस डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी ना सेम चीज होती है कि लिमिटिंग फैक्टर वो होता है, लिमिटिंग फैक्टर और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो भी बोलना हो, जो 100% कंज्यूम हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में और जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब वही बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो उस लिमिटिंग रीजन की क्वांटिटी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट। कैसे निकालोगे, कौन कितना बचेगा, ये सब सिखा दूंगा। पहले मान लेते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। मान लेते हैं कि ये तुम्हारे पास 12 और ये भी कितना मोल दिया गया है, 12 मोल दिया गया, और तुमसे बोला कि बताओ ए और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि अपने को तो पता ही नहीं है। यहाँ पर अपने को ज्ञान है दूध का कि इतनी ही चाय बनेगी, क्यों? क्योंकि बचपन से सीखते आ रहे हैं, समझ में आ जाता देखकर कि कौन कितना लगता है। यहाँ पर अपने को तो हर बार रैंडम नंबर देगा ना, वो रैंडम नंबर से तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जल्दी खत्म कौन हो रहा है, लिमिटिंग कौन है। तो दोनों 12-12 मोल दे दिया, कैसे निकालोगे? तुम दोनों में से पहले थोड़ा सा अज्यूम कर लो, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर इनके आगे के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 2 और 3 है। तो यहाँ पर अपन क्या करें, 12 को डिवाइड कर दें 2 से, कितना आएगा 6, और इस 12 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आया 4। लोअर नंबर किसका आया, 4। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बी है वो लिमिटिंग बनने वाला है। बहुत इजी तरीका है। मोल अगर दिया जाए तो ही करोगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में या फिर किसी उठ पटांग तरीके से लीटर में दे दे, एमएल में दे दे, तब ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है थोड़ा लगाना। मोल में लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो बी है वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रीजन बन जाएगा। कि और क्या तरीका है अपने पास निकालने का, तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे यूनिटरी मेथड क्या बोलती है, यूनिटरी मेथड बोलती है कि इतने से इतना तो उतने से कितना, ये वाली मेथड को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। अब यूनिटरी मेथड में देखो 2 मोल ए लग रहा है, कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने अंदाजा लगाया कि बी जो है वो लिमिटिंग है, ऐसे लगाया डिवाइड करके। अब मन से मान लो कि ये वाला जो है यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर कितना x है, तो 12 मोल ए जो है वो x मोल बी से रिएक्ट करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 का उधर x का इधर, तो 12 दूनी 24 बात किया 36 और डिवाइडेड बाय 2, ये इधर आ जाएगा, इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास 18 मोल B। मतलब मेरे को 12 मोल A के लिए 18 मोल B लगेंगे, जो कि है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास तो 12 ही मोल बोला ना उसने। इसका मतलब जो B है वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहली चीज तो ये है कि तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। अगर मोल दे रहा है तो तुम आसानी से निकाल लोगे, समस्या कोई नहीं है। लेकिन कई बार वो मोल में थोड़ी ना देगा, वो ग्राम में दे देगा, लीटर में दे देगा, एमएल में दे देगा, तब अलग अलग टाइप से तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है वो, ये जो मैंने डिवाइड करके बताया, ये सिर्फ मोल में ही एप्लीकेबल है। बाकी तुम्हें हमेशा ये वाली लगाओगे तो ज्यादा बेटर है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ज्यादा बेटर है कि इतने से इतना तो उतने से कितना। अब देखो मैंने निकाल लिया कि 12 मोल के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट कितने की है, 18 मोल की है। तो यहाँ 18 है क्या, नहीं है, ये क्या बन गया अपने पास, लिमिटिंग। क्लियर है? अगर लिमिटिंग बन गया, वापिस से ले लेते हैं 2A 3B 4C 5D। ये 12 था और ये भी 12 मोल दिया हुआ है। अब ऑब्वियस ही बात है जो B बना वो LR बना। अगर तुम्हें LR का पता चल गया तो तुम LR से क्या निकाल सकते हो, तुम प्रोडक्ट का नंबर या फिर रिएक्टेंट कितना बचेगा बता सकते हो। कैसे बचेगा बताओगे? अब इसकी जगह पे x मान लेना, जिसका निकालना है उसको x मान लो। x का मतलब इतना कंज्यूम होने वाला है। तो अपन यहां पर देखो 3 मोल, यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 मोल B से 2 मोल A रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर 12 मोल क्या है, B है, तो x मोल A यूज होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इस बार मैंने B से A की तरफ जा रहा हूँ, पिछली बार A से B की तरफ गया था। मल्टीप्लाई करो, 12 का उधर मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24, 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना मोल यूज हो रहा है, 8 मोल A
कंज्यूम हो रहा है। किससे कंज्यूम हो रहा है? 8 मोल ए कंज्यूम हो रहा है 12 मोल बी से, तो 12 मोल बी जो है ना वो इसके 8 मोल को कंज्यूम करेगा, मतलब इसका 4 मोल जो है वो रिमेनिंग है। तो ये रिमेनिंग हो गया अपने पास। ऐसे निकालोगे, बहुत इजी, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रिमेनिंग एलआर पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन के एंड में बी जो है उसके नीचे 0 आएगा और ए के नीचे जो है वो 2a और ये इसको 3 भी लिख रहे हैं अपन, तो ये जो है ना वो 4 मोल बच जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया। अब तुमसे बोले कि बताओ सी कितना बनेगा, तो सी मतलब प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए अपन एलआर का ही यूज करेंगे। एलआर कितना दिया हुआ है, वो कितना है अपने पास 12 मोल। यूनिटरी मेथड लगा दो कि अपने पास 3 मोल बी से 4 सी है, 4 सी का मतलब 4 मोल सी, और बी कितना दिया हुआ है 12 मोल है एलआर, तो 12 मोल से कितना बनेगा एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 12 चौक 48, डिवाइड कर दो 3 से, 16 48, मतलब 16 मोल सी फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, फॉर्म होगा। ये 16 मोल हो गया। सिंपल। इसका भी निकालना होगा तो यूनिटरी मेथड लगा लो, 3 से 5, 12 से कितना, 12 पंजे 60, 30 से डिवाइड करोगे तो 20 मोल आ जाएगा। तो ये तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ कि ये 20 मोल आएगा। अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो देख के बता दोगे मोल मोल का, तो यूं ही क्वेश्चन देखोगे, दिमाग में सारी कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। पर करना क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एलआर निकालने के लिए मैंने बोला जो भी गिवन है यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर मोल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है तो ये वाला लगा दो कि अगर जो भी मोल दिए उनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लो, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आया वो उसका क्या बन जाएगा, एलआर बन जाएगा। अगर एलआर पता चल गया तो मुझसे कितना बचा रिएक्टेंट, कितना प्रोडक्ट बना, सब निकाल लो। लेकिन ये तब तक ही अप्लाई करोगे जब तक कि क्या दिया जाएगा तुम्हें, मोल। अगर मोल की जगह ग्राम दिया तो सब ग्राम में होना चाहिए, अगर लीटर दिया तो सब लीटर में होना चाहिए, अगर एमएल दिया तो सब एमएल में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी तुम ऐसा नहीं कर सकते उठपटांग की एक मोल निकाल लियो, इधर मोल में दिया था इधर ग्राम में दिया था तो ग्राम और मोल को कर दिए। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि 2 मोल दिया है और ये 20 ग्राम दिया है, तो क्या 20 ग्राम और 2 मोल का कोई मेल जोल है? नहीं है। यूनिट सेम होना चाहिए अमाउंट की। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो वो सॉल्व करते हैं। समझ में तो आ ही गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बात है। ये वाले क्वेश्चन मैंने डाले नहीं क्या? ठीक है, ये और समझ लेते हैं अपन, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे अपने पास। क्वेश्चन मैंने डाले नहीं यार एलआर के क्वेश्चन करते हैं अपन। थोड़ा सा रोकते हैं यार, वीडियो को ऐड कर दूंगा क्वेश्चन डाल करके इसमें पीपीटी में। क्वेश्चन अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं यार, क्वेश्चन डालूंगा काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 मिनट खराब कर दिए मैंने। तो इसके ऊपर अपन थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ये इसमें डिस्टर्बेंस हो गया था थोड़ा। अब बीच में यार पेट दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा एग्ज़ाम वाले दिन भी समस्या हो सकती है। पहले से सब प्रिपेयर रहना या खुद को करना। अगर एग्ज़ाम वाले दिन हेडेक हो जाता है, अभी जो मेन एग्ज़ाम हुई थी 26 की, उसमें एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मेरा हेडेक ही होने लग गया था 1 बजे से ही, तो पूरी पेपर बिगड़ गया था, एग्ज़ाम बिगड़ गई थी। अच्छा हुआ कि वापस से रीनीट हो रहा है तो वो कुछ इम्प्रूव कर लेगा, लेकिन इस चीज़ के लिए तुम पहले से भी प्रिपेयर रहना। और खासकर लड़कियाँ, उनको ज़्यादा समस्या हो जाती, वीक रहती हैं थोड़ी, और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अपन देखो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, एलआर के ऊपर। एलआर के ऊपर देखो क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये क्या बदल गया, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। N2 है प्लस 3H2 है और अपने पास आ जाता है 2NH3। इसके आगे का कोफिशिएंट देखो, इसके आगे का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मोल मान लो। इसके आगे 3 लिखा हुआ है 3 मोल मान लो। इसके आगे 2 मोल लिखा हुआ है 2 मोल मान लो। तो क्या मोल में तुम लिख सकते हो, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी। फर्स्टली बैलेंस रिएक्शन, ये पहला काम, सबसे पहले काम बैलेंस करना है रिएक्शन को। रिएक्शन बैलेंस हो गई, आगे के फैक्टर उठा के लिख दो। क्या मैं मोल के फॉर्म में लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूँ। क्या मैं मोल को लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो इसकी 2 कंडीशन है, या लीटर में कन्वर्ट करना है तो एक होता है एसटीपी और एक होता है विदाउट एसटीपी। तो गैलुसेक का जो लॉ है, तुम मोल को डायरेक्ट विदाउट एसटीपी लिखना हो
तो 1 लीटर लिख दो, इसको लिख दूंगा मैं 3 लीटर, इसको लिख दूंगा 2 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये गैस होना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। ऑब्वियसली बात है, अपन ने एक ऐसी रिएक्शन ली है जो गैस स्टेट में ही है। अगर 1 लीटर लिख सकता हूँ मैं मन से, इसको यहाँ पर मान लो 1 ml बोल दूंगा तो इसको 3 ml, इसको 2 ml लिख सकते हैं अपन। अगर मेरे को एसटीपी पर लिखना है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये डिफाइन किया जा चुका है पहले ही कि 1 मोल 22.4 ले लेते हैं अपन अभी, 22.4 लीटर के लिए डिफाइन किया जा चुका है। और अगर मेरे को यहाँ 1 मोल दिया है तो 22.4 इंटू में 1 करना पड़ेगा, यहाँ पर 22.4 इंटू में 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर 22.4 इंटू में 2 करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसका उतना का उतना ही होगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 67.2 लीटर, इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 44.8 लीटर। तो मैं अगर एसटीपी पर लिखूंगा ना तो ये लिखना पड़ेगा, और विदाउट एसटीपी लिखूंगा तो ये लिखूंगा मैं। विदाउट एसटीपी जो कोफिशिएंट है उसी को लीटर, उसी को ml लिख दो, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर अब इसको क्या मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल जो है वो डिफाइन किया जा चुका है उसके मॉलिक्यूलर वेट के लिए। लेकिन मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर 1 मोल में है तो सब मोल में होना चाहिए, 1 लीटर में सब लीटर में, 1 एसटीपी पर सब एसटीपी में, अगर 1 ग्राम में तो सब ग्राम में, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व आंसर ही नहीं आएगा। तो 1 मोल डिफाइन किया जा चुका है मॉलिक्यूलर वेट के लिए। N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28 ग्राम। 28 ग्राम में तुम 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसके लिए तुम क्या करोगे, तो 2 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 ग्राम हो गया। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर 17 ग्राम है, इंटू में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 17 दूना 34 हो गया, ये 34 ग्राम है। ये दोनों भी जोड़ने के बाद 34 आना चाहिए, बराबर मास कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया है पहले कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ये सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पहले से आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सेम चीज, सेम यूनिट, सेम इसमें फैक्टर्स के यूज करने पड़ेंगे तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना, ये इसको हटाएं यार, यील्ड बाद में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है कि यार 30 लीटर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों यूज हो रहे हैं, 30 लीटर नाइट्रोजन और 30 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करके कितना NH3 बना पाएंगे, इस बात को बताना है तुम्हें, कितना NH3 वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगी, इस बात को बताना है तुम्हें। तो ये इससे अपने को LR भी पता करना है, सब बताना है। इसमें तुम LR बताओ, सब में लिख देता हूँ आंसर। तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें LR बताना है कि LR कौन है, ये बताना है कि कौन रिमेनिंग होगा और कितना बचेगा। फिर उसके बाद रिमेनिंग के बाद और क्या करोगे, तो तुम्हें प्रोडक्ट बताना है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये सब चीजें तुम्हें डिफाइन करनी, सब बताना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैलेंस रिएक्शन लेंगे, N2 प्लस H2, ये बनेगा अपने पास कितना 2NH3, ये फैक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पर कितना आता है 3 लिख दिया मैंने। लीटर बोला है तो लीटर, विदाउट एसटीपी बोला है तो डायरेक्ट लिख दो कोफिशिएंट। अगर यही एसटीपी बोलता तो फिर अलग क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर भी बताऊंगा मैं। पहले इन दोनों में से LR पता करो कि LR कितना होगा, तो दोनों के नीचे लिख लो उनकी वैल्यू जो दी हुई है 30 लीटर, और ये भी कितना दिया हुआ है 30 लीटर। अब देखो दोनों की यूनिट सेम सेम है, क्या करें अपन, 30 को डिवाइड कर दें किससे, अपन 3 से, ये 10 लीटर लगेगा। ये वाला क्या होगा, 30 को डिवाइड कर दो, कितना होगा 1 लीटर, 30 लीटर को डिवाइड करोगे तो 30 ही आएगा। मतलब ये वैल्यू कम पड़ रही है और ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या है LR, ऐसे निकाल सकते हो। मोल होगा तो मोल को मोल से डिवाइड कर देना, सॉरी मोल को डिवाइड कर देना उसके कोफिशिएंट से, जो भी LR पता चल जाए। एक तरीका ये बताया था, और दोनों में से ये बताया था यूनिटरी मेथड, 1 से 3 तो 30 x से रिएक्ट करेगा, या इसको x मान लेना, उसको x मान लेना, कुछ भी मान लेना, ये तो LR आ गया तुम्हारा। इजी से इजी मेथड है। अब जब LR पता चल गया तो मैं क्या प्रोडक्ट बता सकता हूँ, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। अब बाकी की तुम्हें यूनिटरी मेथड लगानी पड़ेगी। अब यूनिटरी मेथड क्या बोलती है, इतने से इतना तो कितने से कितना। 1 लीटर 3 लीटर से रिएक्ट कर रहा है, 1 लीटर N2 रिएक्ट कर रहा है 3 लीटर H2 से, तो 30 लीटर नाइट्रोजन, ये तो पता चल गया LR है। तो 30 लीटर हाइड्रोजन कितने N2 से रिएक्ट करेगा, X बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X की जो वैल्यू है वो 10 लीटर N2 यूज होगा यहाँ पर। अगर ये 10 लीटर यूज हो रहा है तो 10 माइनस कर दो, बचा कितना 20 लीटर, तो ये हो गया रिमेनिंग।
पल्ले तो पढ़ ही रहा होगा क्या बता रहा हूँ। एलआर यहाँ पर कौन बना, हाइड्रोजन। जैसे मैंने एलआर बोला वो 100% कंज्यूम हो गया। रिमेनिंग कौन है यहाँ पर, तो रिमेनिंग है नाइट्रोजन जो कि 20 लीटर बच रहा है, 20 लीटर N2 बच जाएगा। प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, वापिस से यूनिटरी मेथड लगाओ एलआर का यूज करते हुए। अब अपने को ये प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट में देखो H2 है, रिएक्ट करके NH3 बना रहा है। नॉर्मली बैलेंस रिएक्शन में ये 3 लीटर से कितना हो रहा है, ये 2 लीटर, यहाँ पर 30 लीटर है, तो ये कितना बनेगा अपने पास x लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो 10 से, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20 लीटर। तो ये बना कितना अपने पास 20 लीटर बचेगा। ये पूरा 30 लीटर यूज हो जाएगा, 20 लीटर ये बचा है ना। ये आंसर है तुम्हारा 20 लीटर, 0 लीटर और 20 लीटर। बहुत इजी मेथड है, पर जो मैंने यहाँ पर ये समझाया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारा कि किसी को किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है ये सब रट्टा मारना है। चलो आगे देखते हैं अपन और कोई सा क्वेश्चन। एक PYQ का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से 2008, 9, 10 के आसपास ही पूछा होगा, 10 या 14 में ऐसा कुछ पूछा होगा। उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का आया था। उसने बोला था कि जो 1 ग्राम Mg होता है वो रिएक्ट कर रहा है 0.56 ग्राम O2 से, O2 से रिएक्ट कर रहा है। तो बताओ कितना MgO बनेगा, कौन बचेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सब बताना है। 3 चीजें बतानी है। एलआर कौन होगा, एलआर के बाद रिमेनिंग कौन होगा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा, कितना बनेगा, सब बताना। क्या करोगे, पहला काम बैलेंस करके रिएक्शन को लिखोगे। जो मैग्नीशियम Mg है वो रिएक्ट करता है O2 से और बनाता है MgO। अब यहाँ पर देखो ये 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम कर दिए। मतलब तुम्हें बैलेंस रिएक्शन लेना है, सारे एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बराबर होने चाहिए। अगर ये बैलेंस तुम कर पा रहे हो ना तो तुम कोई सी भी रिएक्शन निकाल दोगे आराम से। सबके नीचे की वैल्यू लिख लो। इसका फैक्टर कितना है 2, इसका फैक्टर है कितना 1, इसका फैक्टर कितना है 2। ये किस में निकाला मैंने, मोल में। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि इसको मैं 2 ग्राम लिख दूं, इसको 1 ग्राम लिख दूं और इसको 2 ग्राम लिख दूं? नहीं लिख सकता। मास वाली चीज यहां पर नहीं लगेगी दोस्त, अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। मोल मोल मोल, STP पर बोला तो लीटर लीटर, नॉर्मल भी लिख सकते हो लीटर को, लेकिन ग्राम 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 वाली चीज यहां पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर देखो मैंने ग्राम में कन्वर्ट करा था तो मोल में उसका मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई करा। क्या मैं इसको सबको ग्राम ग्राम, एक एक ग्राम इस टाइप से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ग्राम लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2 Mg + O2 + 2 MgO है और मैंने मोल में लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को किस में दिया हुआ है, ग्राम में। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लूँ या इस मोल को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। ज़्यादा आसान ये रहेगा कि मैं मोल को ही कन्वर्ट कर लूँ ग्राम में। मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट से गिवन वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ये होगा, डायरेक्ट रखो। यहाँ पर मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो 24 होता है, 24 का डबल करोगे 48 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। यहाँ पर क्या करोगे, 48 और 32 कितना होता है, 80 ग्राम। डायरेक्ट निकाल लिया मैंने, तो रिएक्टेंट को जोड़ो तो प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो 40 आएगा, 40 का डबल 80। ये मैंने सबको अब ग्राम में लिखा, लेकिन मोल का यूज करते हुए लिखा, ना कि डायरेक्ट लिख दिया। तो तुम्हें आगे का फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर करके लिखना पड़ेगा। अब देख लो कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है 1 ग्राम, ये दिया हुआ है 0.56 ग्राम, और ये अपने को नहीं पता है कि कितना है। अब दोनों में से एलआर कौन, ये बड़ी समस्या है। एलआर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को x मान लो, यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। मैं मान रहा हूं कि ये मैंने x मान लिया, इसकी जगह x मान लिया कि ये x कंज्यूम होगा, और ये मैं मान रहा हूं कि पूरा कंज्यूम होगा। और मैंने अनुमान कैसे लगाया कि ये पूरा कंज्यूम होगा, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तुम क्या करो, 0.56 को डिवाइड करो 32 से, लगभग ये जाएगा तो 0.01 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। इसको डिवाइड करो अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 48, इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग जाएगा 0.02 बार। मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा दे रखी है और ये वैल्यू कम दे रखी है। डिवाइड करके पता कर लेना, अंदाज लगा लेना इस टाइप से डिवाइड करके। तो अब यहाँ पर क्या होगा
ठीक है, देखो अब अपन दोनों में से इसको x मान रहे हैं कि यार ये पूरा कंज्यूम हो रहा है और ये x कंज्यूम होगा, तो इसको निकाल लो यूनिटरी मेथड से। यूनिवर्सल लिखने लग जाता हूं यार बार बार। यूनिटरी मेथड क्या बोलती है, 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कितने से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मैग्नीशियम यूज होगा, x ग्राम यूज होगा मैग्नीशियम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 इधर, ये इधर 0.56, इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो 48 इंटू में 0.56 डिवाइडेड बाय 32, ये x की वैल्यू आएगी। 16 से काट दो 2 बार, 3 बार, 16 से काटोगे 2 बार, ये कट गया। इसको भी काट दो 0.28, 28 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 84 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 84 ग्राम mg, ये आ गया अपने पास। तो ये कितना यूज होगा 1 ग्राम में से, पॉइंट लगाना भूल गया, 0.84 ग्राम, 0.84 ग्राम यूज हो जाएगा। इसको तुम 1 ग्राम में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा मैग्नीशियम, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 0.16 ग्राम मैग्नीशियम बचेगा। ये मेरे पास रिमेनिंग हो गया और ये मेरे पास एलआर है। तो एलआर बन गया अपने पास कौन, O2। रिमेनिंग कौन है यहाँ पर, रिमेनिंग बचा मैग्नीशियम, कितना बचा 0.16 ग्राम mg बचा, है ना। और प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट को भी यूनिटरी मेथड से लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एलआर था तो 32 से 80, तो 0.56 से कितना बनेगा, तो 32 से 80 और 0.56 से कितना बनेगा, x बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बातें की जा रही हैं MgO के बारे में, ये बताया जा रहा है O2 के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x निकाल लो, तो x निकालोगे 0.56 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 32, काट दो 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 से काटोगे तो इसको भी काट दो, ये जाएगा 0.28, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा 4 बचा, 5 दूनी 10 और 4 14, 1.40 ग्राम यही आएगा। एक बार और देख लेता हूँ मैं, 16 5 बार कट गया, 16 से 2 बार कट गया, 2 से काटे 28 हो गया, हाँ इतना ही आएगा, 1.4 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट आ गया 1.40 ग्राम MgO। इस टाइप से तुम कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि सारी वैल्यू सेम यूनिट में होना चाहिए। अब परसेंटेज ऑफ यील्ड के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। परसेंटेज ऑफ यील्ड जो बताता है ना, फॉर एग्जांपल यार तुम्हारे पास मान लो कि 100 ग्राम शक्कर है लेकिन उसके अंदर कुछ मिलावट है जो मीठापन दे ही नहीं रही है, तो जितनी ज़्यादा प्योर शुगर होगी ना वो उतनी ज़्यादा स्वीट होगी, उतनी ज़्यादा मीठी होगी। तो ये जो परसेंट ऑफ यील्ड है ना, ये इसी चीज़ को बताता है कि कितना एक्चुअल अमाउंट कितना होना चाहिए था प्रोडक्ट का। अरे यार ये पेन कैसे बदल जाता बार बार। चलो यहाँ पर ये जो है एक्चुअल में ये किसको बता रहा है कि कितना बना, ये बता रहा है कि कितना बना। और ये जो बता रहा है ना, ये बताता है कि कितना बनना चाहिए था। ये होता है जैसे 100 ग्राम है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें से मान लेते हैं कि 44 ग्राम CO2 बन रही है, लेकिन अगर वो बोलता है कि 44 ग्राम CO2 बनती ही नहीं है, वो मान लो कि 40 ग्राम ही बन रही है, तो 40 ग्राम एक्चुअल में अपने को मिली। तो एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बना 40 ग्राम, और एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था 44 ग्राम। तो 40 को तुम डिवाइड कर दो 44 से, इंटू में 100 कर दोगे, कुछ 98% समथिंग आंसर आएगा। ये एक अनुमान लगा के बताया है। इसी को अपने को अप्लाई करके बताना है किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर जो PYQ में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो रीनीट में फिर क्वेश्चन आया हुआ है, 3 क्वेश्चन है रीनीट में 2015। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल है, डिकम्पोज होता है हीटिंग पे और कार्बन डाइऑक्साइड देता है 8 ग्राम। मतलब पहले तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन बैलेंस लिख लो, MgO प्लस CO2, ये मैंने लिख लिया। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 44 और 16, 44 84 ग्राम निकल के आएगा। 84 में से ये जो होता है ये 40 ग्राम होता है और ये वाला जो होता है वो 44 ग्राम होता है।
ये निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 20 ग्राम MgCO3 है वो एक्चुअल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सिर्फ 8 ग्राम ही देता है। ये 8 ग्राम जो है वो उसकी प्योर वैल्यू है। मेरे को चाहिए इम्प्योर, प्योर बटे इम्प्योर, प्योर बटे इम्प्योर ही करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 84 से कितना मिल रहा है 44, 20 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था। ये एक्चुअल में प्योर का मतलब है कितना मिला, कितना मिला, कितना मिलना चाहिए था। यूनिटरी मेथड लगा दो, 84 ग्राम से 44 ग्राम CO2 तो मिलता ही है ना। 5 बज गई, MgCO3 है, लेकिन यहाँ पर 20 ग्राम से कितना मिलेगा। तो 20 ग्राम जब यूज करेंगे अपन तो एक्चुअल में कितना मिलेगा ये निकालना पड़ेगा। कितना मिला ये क्वेश्चन में बता दिया उसने, लेकिन कितना मिलना चाहिए था क्रॉस मेथड करेंगे अपन। तो ये 44 का मल्टीप्लाई अपने को क्रॉस, इसको x मान लो, है ना, x का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 इंटू में आएगा अपने पास 20 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 84। इसको काटा पीटी मचा दो, ये 880 है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 84, है ना, यही होगा। 44 है 40 है, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग जाएगा 10 तो लग ही जाएगा। 4 बचा है तो 10.4 टाइम तो चले जाएगा। 10.4 टाइम है अपने पास, और ये कितना है अपने पास 10 है, मतलब कहीं ना कहीं अपना आंसर जो है। अब परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाल लो। परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना मिला 8 ग्राम, कितना मिलना चाहिए था 10.4 ग्राम। इनटू में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दें अपन 100 का, तो ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे लगभग में आ जाएगा, 8 बार तो जा ही रहा है, 75% आ रहा है। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं अपन। ये अपने पास कितना है 24 है, और 3 हो गए 48, और 12 ये हो गया, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, 84 सही निकाले अपन ने। 40 ग्राम MgO बनता है, ठीक है। 44 है, 84 से 44 मिल रहा है, तो 20 ग्राम से कितना मिलना चाहिए था, x मिलना चाहिए था। x की वैल्यू निकाले, 84 नीचे गया, 44 आ गया, और 20 आ गया, 20 हो गया तो 88, 10.4 समथिंग मैंने निकाला है। और इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग 80 से तो कम आएगा, और यही ऑप्शन दिख रहा है 75 हो गया। ठीक है, क्लियर है कैसे निकालना है। तो इतने से इतना मिल रहा है, एक्चुअल में प्योर इतना मिल रहा था, एक्चुअल में इम्प्योर कितना लगना चाहिए था, तो नीचे इम्प्योर निकाल लिया, ऊपर प्योर रख दिया, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ CO2, CO2 कितना बनेगा अगर मैं 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन को गर्म करता हूँ। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक होता है इस टाइप से। ये 100 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये तो अभी अपन 2-3 बार निकाल चुके हैं। CO2 44 ग्राम, और ये जो होता है ये होता है बचा हुआ 56 ग्राम। मेरे को इससे वैसे मतलब नहीं है, 100 ग्राम देता है 44 ग्राम, इससे मतलब है। अब यहाँ पर जो 20 ग्राम है ना, उसकी प्योरिटी कितनी है, सिर्फ 20% ही है। मतलब मेरे को जो लाइमस्टोन है वो 20 ग्राम नहीं दिया गया, 20 ग्राम का सिर्फ 20% ही दिया गया है प्योर फॉर्म में, जो कि 4 ग्राम बनता है। तो मेरे को 100 ग्राम से कितना CO2 मिलेगा, 100 से 44 मिलेगा, तो 4 ग्राम से कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। 100 ग्राम से 44 ग्राम, तो 4 से कितना मिलेगा, x मिलेगा। सिंपल है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू में 4 कर दो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 4 चुकू 16 और 1 17, 1.76 ग्राम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आंसर आ गया, इस टाइप से हो जाएगा। ये हो गया अपने पास परसेंट ऑफ यील्ड। अगला क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वाले चैप्टर यार अपन कवर करेंगे जाकर के, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही। इसमें मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीटी, पीपीएबी, पीपीएम, पीपीबी, बहुत सारी चीजें मिलेगी टर्मिनोलॉजी। तो वो एक्चुअल में मॉल में दिया हुआ है थोड़ा सा, अपन उसको कवर करेंगे जाकर के सॉल्यूशन में। तो मॉल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन लगा लेना, मैंने मेरी तरफ से पूरे लगवाई दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। कुछ चीज़ें बच रही हैं, इक्विवेलेंट वेट है वो अपन इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं, तो इसके कुछ चीज़ें मैं छुड़वा रहा हूँ जो आगे जाकर के अगले लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।